हेलो क्लास, वेलकम टू ओएलई। आज का टॉपिक है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स ऐसे टॉपिक्स, ऐसे टर्म्स जो कि हम लोग नेशनल इनकम में यूज करेंगे। यहां पर यूज का मतलब है जब कैलकुलेशन करेंगे तब इन एग्रीगेट्स को कैसे उसका सम होगा या माइनस होगा, एज इन कैसे उन पूरे चीज़ों की किस तरीके से उसको यूज़ करना है नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एग्रीगेट्स नहीं पता, एग्रीगेट्स के फंक्शनैलिटीज़ नहीं पता, उसका कैसे किस तरीके से प्रोसीजर करना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर नेशनल इनकम के जितने भी कैलकुलेशंस हैं जो कि हम लोग फ्यूचर क्लासेस में करेंगे वो करने में आपको दिक्कत होगी। तो अपने कॉपीज रेडी रखिए, ट्राई टू राइट डाउन ऑल द नोट्स विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग आते हैं नेशनल इनकम की मीनिंग पे। नेशनल इनकम की मीनिंग कहती है अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर। ये पूरी डेफिनेशन है आपकी नेशनल इनकम की। अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहां पर जब आप कभी भी कोई डेफिनेशन या कोई मीनिंग पढ़ेंगे तो हर एक मीनिंग या डेफिनेशन में कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, विदाउट विच द मीनिंग और द डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। सो ट्राई टू pinpoint those words while writing in the answer. So here we have factors, domestic territory, accounting year. अब फैक्टर्स सबसे पहले आते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं। यहां पे फैक्टर्स का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और क्योंकि वो अमाउंट रिसीव कर रहा है तो अमाउंट यहां पर होगा ऑब्वियसली फैक्टर इनकम। अब अगर आप लोगों ने पहले की क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। लेट मी रिपीट इट फॉर यू। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में 4 होते हैं। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कहने का मतलब है जो भी प्रोडक्शन होगा वो इन्हीं के थ्रू होगा, मतलब यही लोग हैं जो करेंगे। तो यहां पर हम लोग जो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं वो इन्हीं को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर मेजरली फैक्टर्स हम लोग लेबर क्लास को पकड़ते हैं, मतलब जो काम करने वाला होता है। लेबर का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई भी फैक्ट्री वर्कर है, नहीं, फैक्ट्री वर्कर तो है ही, प्लस पीपल हु आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, इन अ ऑफिस, वेरेवर दे आर वर्किंग, दोज आर बीइंग टर्म्ड हियर फैक्टर्स। तो ये होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर जो ये पहली बार ये वीडियोस देख रहा है, लैंड का मतलब यहां पर होता है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि लैंड का मतलब वो लोग सोचते हैं जमीन है। नहीं, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है। लैंड का मतलब यहां पर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है। सो दैट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लैंड में आता है। लेबर्स ऑब्वियसली जो काम कर रहा है, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन फैक्ट्री और इन द ऑफिस, एंटरप्रेन्योर द प्रोड्यूसर। एंटरप्रेन्योर का और एक वर्ड आपको सुनाई दे सकता है, दैट इज द प्रोड्यूसर। अब बात आती है फैक्टर इनकम। अमाउंट यहां पर क्या है? फैक्टर इनकम है। अब फैक्टर इनकम क्या होता है? देखिए, लैंड जब काम करता है या लैंड के ऊपर जब कोई काम करता है
तो उसको बदले में क्या मिलता है? उसको बदले में मिलता है रेंट। लेबर को बदले में क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल को बदले में मिलता है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को बदले में मिलेगा प्रॉफिट। आप कह सकते हैं कि ये चारों इसी के लिए काम करते हैं, लैंड रेंट के लिए, लेबर वेजेस के लिए, कैपिटल इंटरेस्ट के लिए और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के लिए। तो यहां पर जब मैं कह रहा हूं कि अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स अर्न्ड, अमाउंट मतलब यही सारे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीजें जब कोई फैक्टर अर्न करता है कहां? डोमेस्टिक टेरिटरी में। डोमेस्टिक टेरिटरी में इन एन अकाउंटिंग ईयर जब हम लोग इसको एडअप कर देते हैं तो हमें जो मिलता है दैट इज नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, दैट इज नेशनल इनकम हमें मिलता है। मैं फिर से बता दूं, अमाउंट रिसीव बाय फैक्टर्स अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सीधी सी बात, फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट मतलब फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन से? लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऐड कर ली। फैक्टर्स ने कितना मिला है? कहां? डोमेस्टिक टेरिटरी। अब बात आती है कि एक जो टेक्निकल पॉइंट है, इसको मैं और भी आगे ले जाऊंगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कंट्री। कंट्री के अंदर रहकर अगर वो काम कर रहा है तो उसको, उसकी इनकम को जब हम लोग जोड़ेंगे तब जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें नेशनल इनकम। सो दैट इज दिस होल थिंग। लेकिन इसके बाद भी इसमें 2-3 एस्टेरिस्क साइंस रहते हैं, दैट इज कंडीशंस रहते हैं कि फैक्टर्स कहां काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी एक्चुअली में क्या है, अकाउंटिंग ईयर एक्चुअली में क्या है। तो ये हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, वो एक पॉइंट है ट्रांसफर इनकम। ये वर्ड आपको कैलकुलेशन के टाइम सुनने को मिलेगा। अब ये ट्रांसफर इनकम क्या है? आपका बर्थडे था, आपके घर गेस्ट्स आए और रिलेटिव्स ने आपको अराउंड लेट्स से 10,000 रुपए एज अ गिफ्ट दिया कि भाई आप कुछ खरीद लीजिएगा। तो इस टाइम जो आपको गिफ्ट मिला 10,000 का, क्या वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा? नहीं, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। कहने का मतलब है ऐसी इनकम जो कि गिफ्ट के तौर पे हम लोगों को मिले, किसी ने डोनेट किया हो, दैट इज डोनेशन, ये सारी चीजें आपको कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है। ये आपका बिल्कुल भी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होंगी। तो ये याद रखिएगा। फैक्टर इनकम, एक जो वर्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा जो कि रिलेटेड है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, मैं एफओपी लिख रहा हूं शॉर्ट में, दैट इज स्टैंड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम एक बहुत छोटा सा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। व्हाट डू यू हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका सबसे बेसिक जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि फैक्टर इनकम इज अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसफर इनकम कैन बी अर्न्ड बाय एनीवन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फैक्टर इनकम्स are calculated or are included in national income while transfer incomes are not included in national income। और तीसरा, आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि फैक्टर इनकम इंक्लूड्स वेजेस, कैपिटल, प्रॉफिट, whereas ट्रांसफर इनकम इंक्लूड्स गिफ्ट, डोनेशन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपका फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम में आती हैं। ये याद रखिएगा, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपका डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम या लेट्स से जो कि इसके साथ रिलेटेड वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी, और एक वर्ड इसके साथ जुड़ता है दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये तीनों वर्ड्स कहीं ना कहीं एक ही चीज को बताते हैं या मोर और लेस एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम क्या है? ऐसी इनकम जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी
में कमाया जा रहा हूं। इनकम फिर वही चीज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस ने जो कमाया है। डोमेस्टिक इनकम जो उनके रहते उस बाउंड्रीज के बीच में रहकर कमाया गया है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी सीधी सी बात है वो कंट्री जिसके अंदर ये कमाया गया है। कौन कमा रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री है कौन? भाई क्या उसको उसी कंट्री में उसने जन्म लिया है, क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट है? या जिसने जन्म नहीं लिया है क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट भी हो सकता है? तो नॉर्मल रेसिडेंट एक्चुअली में है कौन? तो नॉर्मल रेसिडेंट के लिए हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं। पहला पॉइंटर कहता है कि भाई अगर वो 365 डेज बिता चुका है उस कंट्री में, ही हैज स्पेंट टोटल नंबर 365 days in a country, then he might termed as normal resident of a country if the second condition fulfills. Now what is the second condition? Economic interest lies. अगर उसका उस कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है तो ही वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा। पहली बात, वो 365 दिन, दैट इज 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर वो वहां पे रहे, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे लाई करता हो तो ही वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कहलाएगा। अब 365 दिन तो समझ में आता है कि भाई 365 दिन वो रहा, मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वहां रहा, लेकिन मैंने काम नहीं किया, मैं सिर्फ रहा एज अ टूरिस्ट, मैं घूमता रहा, मैं आगरा गया, मैं अयोध्या गया, मैं मुंबई गया, मैं तमिलनाडु गया, मैं कई जगह घूमने चला गया मैं, लेकिन मैंने कुछ काम नहीं किया, तो ये तो फुलफिल हो गया, ये फुलफिल नहीं हुआ तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाऊंगा। अब नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाऊंगा तो मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं नॉर्मल रेसिडेंट हूं ही नहीं, तो मैंने अगर कोई भी इनकम या किसी भी तरीके से कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है नेशनल इनकम में, वो कैलकुलेट नहीं होगा। स्टूडेंट इस चीज को बहुत याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक्चुअली केस स्टडीज आते हैं, आपके जो कैलकुलेशंस होते हैं वो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर दिया जाएगा। जैसे राम इज वर्किंग इन अ कंट्री बट डिडंट वर्क फॉर 6 months ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो जैसे ही उसने कह दिया कि 6 months उसने लॉकडाउन पे काम नहीं किया है और उसकी एनुअल सैलरी 1 लाख रुपए है, तभी आपको तुरंत हटाकर उसे 50,000 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने 6 महीने तो काम ही नहीं किया, तो 6 महीने वाली इनकम उसकी कैलकुलेट नहीं होगी। तो ये एक बहुत छोटा सा माइन्यूट ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस। तो याद रखिएगा कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज 365 डेज, ये बहुत सारे टेक्निकल छोटे छोटे पॉइंट है। कभी कभी एग्जाम में ये भी कहा जाता है कि डायरेक्टली 365 डेज ना देकर डेट दे दिया गया हो, जैसे 1 जनवरी लेट्स से 2021 टू 30 नवंबर 2021, विल ही बी added या will he be referred as a normal resident? No, आंसर होगा no. Why? Because he is not a normal resident. He was not living 365 days in the country. So ये जो चीजें हैं, ये जो छोटी मोटी चीजें, ये टेक्निकल चीजें, तो ये आपके MCQs में हैं, आपके लेट्स से केस स्टडीज में आपको अप्लाई करता है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब बात आती है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है क्या। भाई हम लोग तब से कर रहे हैं कि this is economic interest lies, his economic or her interest economic interest lies. What actually economic interest means? So economic interest जो आता है वो एक्चुअली में आता कहां से है? वो आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक टर्म है, थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूं, सो ट्राई टू रीड इट। ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा है यहां पर। सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज कैसे करता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। अब टेक्निकली तो इकोनॉमिक्स में एक्टिविटी 2 भागों में बांटी गई है, एक है इकोनॉमिक, एक है नॉन इकोनॉमिक। अब नॉन इकोनॉमिक क्या? नॉन इकोनॉमिक का सिंपल सा मतलब है जिसमें मनी रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन ना हुआ, मनी रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट से याद रखिएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसमें मनी रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया गया है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस।
तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, लेट्स से आउट ऑफ लव व्हाट वी हैव डन, लेट्स से अपनी दोस्ती में हमारे मम्मी पापा जो हमारे लिए करते हैं, वो सारी चीजें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी भाई जो जहां कोई जाकर काम कर रहा है, वर्किंग इन अ एमएनसी, वर्किंग इन अ ऑफिस और रनिंग हिज ओन बिजनेस, ये सारी चीजें आती हैं आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है और कब तक कर रहा है, 365 दिनों तक वो कर रहा है, तो ही वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री होगा। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन छूट जाता है तो फिर वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। आप उसके इनकम को जो भी उसके सामने लिखा होगा आप कैलकुलेट नहीं करोगे, आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। या लेट्स से वो पार्ट में काम करता है कि भाई हाँ उसने आधा काम लेट्स से 3 महीने काम किया और बाकी 9 महीने उसने काम नहीं किया, तो वो सिर्फ 3 महीने ही कैलकुलेट होगा, बाकी 9 महीने वो काम कैलकुलेट नहीं होगा। तो क्वेश्चंस जब आप तो कर रहे हैं तो क्वेश्चंस करने के टाइम इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि हाउ मच टाइम ही इज एक्चुअली वर्किंग, whether he is working partly, whether he is working half yearly, whether he is working quarterly. So you should know the time duration and you should know that exact time so to calculate his total income. So I hope this is clear that what is the domestic income. Domestic income obviously is related to domestic territory. डोमेस्टिक टेरिटरी में जो रहता है उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कहते हैं। अब नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री 365 दिन हो सकता है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो उस कंट्री में, तो फिर वो सारी चीजें ऐड अप करेंगी। अब जो एक टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि इंडिया के बाहर एक बंदा चला गया, अब उसने वहां पर 365 दिन काम किए, अब काम किया यहां पर मतलब ऑफिस में काम किया, तो उसका भी इनकम हमारे यहां ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि वो तो सिटीजन है, तो सिटीजन ऑफ अ कंट्री भी उसका भी इनकम ऐड होता है। कहने का मतलब है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वर्किंग विद इन द कंट्री और आउटसाइड। मैं फिर से कह दूं, विद इन और आउटसाइड। स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पहले हम लोग डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात कर रहे थे, फिर हम लोगों ने कहा कि डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम रिलेटेड है डोमेस्टिक टेरिटरी की। फिर हम लोग और एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए ये कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे एक एक लेवल ऊपर चले जा रहे हैं कि पहले डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात की कि डोमेस्टिक टेरिटरी है, फिर हमने वहां से हम लोग आए कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, कौन होता है भाई, वो ये होता है। फिर आता है कि आजकल के जमाने में ऐसा तो है नहीं कि हर एक इंसान इंडिया में रहकर ही काम कर रहा है, इंसान बाहर भी रहकर काम करता है। तो अगर बाहर रहकर काम कर रहा है तो क्या उसकी इनकम ऐड होगी? ऑब्वियसली होगी। क्यों? क्योंकि वो सिटीजन है इंडिया का। तो नेशनल इनकम में ये कहा गया कि चाहे वो इंडिया में रहकर काम करे या आउटसाइड, उसकी इनकम ऐड अप होगी। अब इंपॉर्टेंट बात, आउटसाइड है तो क्या ये रूल अप्लाई करेगा? ऑब्वियसली करेगा, ये रूल तब भी अप्लाई करेगा। तो अगर अप्लाई कर रहा है तो ये सारी चीजें ऐड अप होंगी। सो डोमेस्टिक इनकम का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी और सिर्फ इंडिया में रहकर ही नहीं है। डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी तो है ही, लेकिन उसके साथ नॉर्मल रेसिडेंट वर्किंग विद इन इंडिया और आउटसाइड, हिज इनकम विल बी calculated or summed up while calculating national income. So if we are doing this, then right now what we are calculating is national income of a country. Okay. एक जो छोटा सा माइन्यूट पॉइंट है जो आप सारे स्टूडेंट्स को याद रखना है वो है कि क्या डोमेस्टिक इनकम आपका डायरेक्टली नेशनल इनकम में जाएगा? कहने का मतलब है सिर्फ डोमेस्टिक इनकम ही जाएगा? नहीं, जैसे मैंने कहा कि वर्किंग विद इन इंडिया और आउटसाइड, तो इस चीज को करने के लिए आउटसाइड वाले इनकम को हम लोग कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जब चीज ऐड होगी तब जाकर वो NI दैट इज नेशनल इनकम में जुड़ेगा, वरना ये नहीं जुड़ेगा।
सिर्फ डोमेस्टिक इनकम अगर बात है तो वो तो जुड़ेगा ही अगर से दिया है, लेकिन NFIA के साथ जुड़ने के बाद ही ये कंप्लीट नेशनल इनकम बनेगा। तो इस पॉइंट को कभी मत भूलिएगा। NFIA ऐसे पर्सन हु आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया बट आर इंडियंस, ऐसे इंडियंस जो कि बाहर काम कर रहे हैं उनकी इनकम भी इसमें जोड़ी जाती है। अब एक एस्टेरिस्क आता है कि जैसे हमारे देश के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, वैसे ही बाहर देश के लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे होंगे। सीधी सी बात है, वी आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, देन देयर आर कंट्रीज हुज सिटीजन विल कम टू इंडिया एंड वर्क। तब क्या होगा? तब एक आपको टर्म आपके लेट्स से क्वेश्चन में मिलेगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर ये टर्म आपको मिलता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड मतलब इंडिया में आ रहा है, फ्रॉम बाहर से, टू अब्रॉड मतलब यहां से जा रहा है। तो सीधी सी बात है, ये ऐड होगा और ये लेस होगा। तो अगर आपको दोनों चीजें दिख रही हैं आपके एग्जाम में या लेट्स से आपके न्यूमेरिकल में कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10,000 है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 2,000 है, तो सीधी सी बात है NFIA आपका बनेगा 8,000। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव में हो, ऐसा ये भी हो सकता है कि ये 20,000 हो और ये सिर्फ 10,000 हो। तो उस केस में इसका -10,000 भी अमाउंट हो सकता है। दैट इज कि भाई हम लोग ज़्यादा लोग बाहर से आए हैं और हमारे देश में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा रुपया बाहर ज़्यादा जा रहा है और बाहर का रुपया यहाँ इंडिया में नहीं आ रहा है। तो ये माइनस भी हो सकता है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है। डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट। बस फ्रॉम और टू ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, डोमेस्टिक इनकम तो नेशनल इनकम का पार्ट है ही, लेकिन क्या ये फाइनल पार्ट है? नहीं, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा NFIA। डोमेस्टिक इनकम के साथ NFIA जोड़ना पड़ेगा। NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो बाहर से आ रहा है, फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आ रहा है। ठीक, ऐसे लोग जो कि इंडिया के हैं लेकिन बाहर काम कर रहे हैं, उनकी इनकम जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देते हैं तो हमारा वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है कि ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि भाई बाहर के हैं, बाहर के सिटीजन्स हैं लेकिन इंडिया में काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर उनके इनकम को माइनस करेंगे और हमारे इनकम को प्लस। तो अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट निकलेगा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो हमारा नेशनल इनकम का पार्ट हो जाएगा। सो ये पूरा आपका डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो आपके कैलकुलेशन में आ सकता है। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस और नेट। अब बात क्या होती है, जब भी कोई चीज हम लोग टोटल एडअप करते हैं तो जो रॉ डेटा हम लोगों को मिलता है एडअप करने के बाद, वो हमेशा ग्रॉस में ही आता है। ठीक, कोई भी आप समझिए प्राइस, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सारे प्राइसेस ऐड कर लिए, तो प्राइसेस ऐड करने के बाद जो हमें मिला ग्रॉस प्राइस या ग्रॉस इनकम, ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रॉस कॉस्ट, व्हाटएवर इट इज, जो हम लोगों ने रॉ डेटा कैलकुलेशन किया वो हमेशा ग्रॉस ही मिलता है। ठीक, बात आती है कि जब हम लोग इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दें तो हम लोगों को जो मिलता है वो मिलता है नेट। तो ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज एक्चुअली नेट। तो अगर आपसे कहा जाए कि ग्रॉस इनकम
माइनस डेप्रिसिएशन आपको क्या मिलेगा, तब आपका होना चाहिए आंसर नेट इनकम। ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन सिर्फ यही डिफरेंस है। ग्रॉस से अगर डेप्रिसिएशन हम लोगों ने माइनस कर दिया तो हमें नेट इनकम मिलेगा, नेट पार्ट मिलेगा। और इसका अगर उल्टा जाएंगे, हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम लोग प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे भाई, क्योंकि यहां पे माइनस किया था ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, यहां पर हम लोग नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं, जैसे पीछे जा रहे हैं, तो यहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन एड अप कर देंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेप्रिसिएशन का मतलब पता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है नॉर्मल वेयर एंड टियर ऑफ एन एसेट। एक आम कंडीशन में जब एक एसेट का प्राइस या वैल्यू डिक्रीज होता रहता है, भले आप उसको यूज करें ना करें, खरीद के रखे रहें, लेकिन विथ स्पैन ऑफ टाइम जब उसका वैल्यू डिक्रीज होता है, तो जो डिक्रीजिंग वैल्यू होती है, अमाउंट होती है जिससे वो डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को कोई भी रोक नहीं सकता है, डेप्रिसिएशन अपने आप लगता है और अपने आप, इट इज ऑटोमेटिक इन नेचर। आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैंने यूज नहीं किया तो ये डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, नहीं, डेप्रिसिएशन तब भी लगेगा। इट्स अ नॉर्मल वेयर एंड टेयर, यू कांट अवॉइड दिस कॉस्ट, इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, ये लगेगा ही लगेगा। आप कोई भी मशीन खरीद के रख दो घर पे, उसको मत चलाओ और सोचोगे कि नहीं डेप्रिसिएशन तो इसमें नहीं लग रहा है, नहीं, उसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यही चीज यहां पर हम लोग माइनस करेंगे। फिर से मैं बता दूं, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम लोग रॉ डेटा जो भी हमारे पास होगा, ग्रॉस लेट्स से इनकम है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, व्हाटएवर इट इज, हम लोग उसको जब डेप्रिसिएशन से जब माइनस कर देंगे तो हमें नेट मिलेगा। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, क्योंकि इसी को लेकर एग्रीगेट्स बहुत सारे कैलकुलेशंस में इसका पार्ट आता है कि ग्रॉस और नेट क्या चीज है। नेक्स्ट टर्म सुनाई देगा आपको, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर इनकम। ये दो टर्म सुनाई देंगे और इसमें कन्वर्जन सुनाई देगा कि मार्केट प्राइस से फैक्टर इनकम कैसे करना है, फैक्टर इनकम से मार्केट प्राइस कैसे करना है। मार्केट प्राइस, कोई भी चीज अगर मार्केट में अवेलेबल है और उस टाइम हमने खरीदी तो उसको मार्केट प्राइस कहेंगे। अवेलेबल रेट इन द मार्केट, कौन सा रेट, प्रेजेंट रेट। प्रेजेंट रेट पे मार्केट में जो चीज अवेलेबल है, अगर मैंने उससे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया तो हमें क्या मिला, मार्केट प्राइस। फैक्टर इनकम, सीधी सी बात है, इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या, जैसे रेंट, वेजेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपकी फैक्टर इनकम में है। अब बात आती है, जब कोई एक सामान बनता है, लेट्स से गुड एक्स। अब गुड एक्स बना, मार्केट में ये बेचा जा रहा है 10 रुपए का, तो अगर मैं इस पे कैलकुलेट करता हूं तो मैं अभी मार्केट प्राइस पे मैंने नेशनल इनकम निकाला। भाई मार्केट में ये 10 रुपए का बेचा जा रहा था, मैंने उसी प्राइस को लेकर नेशनल इनकम निकाल दिया, तो ये अभी मार्केट प्राइस पे मैंने निकाल दिया। यही चीज सपोज मैंने वेजेस, मतलब इसको बनाने के लिए मैंने वेजेस दिया 2 रुपए का, ठीक, इंटरेस्ट दिया 3 रुपए का, और जो लैंड था उसमें मैंने 2 रुपए और दिए, तो इसका टोटल निकला 7 रुपया। अगर मैं ऐसे बांट देता हूं कि भाई इतना, ये जो गुड एक्स है इसको बनाने में मुझे 2 रुपए लगे जो कि मैंने वेजेस दिया, 3 रुपए मैंने इंटरेस्ट दिया, 2 रुपए मैंने रेंट दिया, तो इस टाइम मैंने जो कैलकुलेट किया नेशनल इनकम, वो होगा आपका फैक्टर इनकम। बहुत इजी है स्टूडेंट इस चीज को समझना। कोई भी चीज का कैलकुलेशन अगर मार्केट के प्राइस को लेकर मैं कर देता हूं तो सीधी सी बात है मार्केट प्राइस।
अगर कोई भी गुड को मैं तोड़कर उसका दिखाता हूं कि उसको बनाने में मुझे 2 रुपए लगे, 3 रुपए लगे और 2 रुपए फिर मुझे लगे एज अ रेंट, तो जो भी अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं दैट इज माय फैक्टर इनकम। तो ये चीज आपकी फैक्टर इनकम है और ये चीज आपकी मार्केट प्राइस है। अब बात आती है कि हम में से हमें कौन सी चीज चाहिए नेशनल इनकम के लिए। हमें टेक्निकली फैक्टर इनकम चाहिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब अगर आप देखेंगे कि नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है, तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट आपका एनएनपी एट एफसी है। एनएनपी एट एफसी आपका नेशनल इनकम का एग्रीगेट है। तो अल्टीमेटली हमें जो चाहिए होगा हर एक कैलकुलेशन वो एफसी के पर्पस में ही चाहिए होगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? फैक्टर इनकम को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। ठीक, मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे आना है, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो मेन एम है वो है हमें एनएनपी एट एफसी, दैट इज फैक्टर कॉस्ट ही चाहिए। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें एफसी पे ही सारे वेरिएबल्स चाहिए, जो भी डेटा है वो एफसी के टर्म्स में चाहिए। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर इनकम करने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना पड़ेगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस, सबसे पहले बात आती है आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं। एक्चुअली टैक्सेस होते हैं कंपल्सरी पेमेंट। पहली बात, किसको किए जाते हैं? सीधी सी बात है, टू गवर्नमेंट। ये हर कोई करता है। ठीक, तो टैक्सेस तो ये होगी। अब इनडायरेक्ट क्या है? टैक्सेस टेक्निकली दो होते हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो जो कि आपकी इनकम से ले लिया जाए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो जो कि आप सामान खरीदते हो उसमें इंक्लूडेड होता है। चिप्स का पैकेट, पेन, पेंसिल, चश्मा, टी शर्ट, जो भी हर एक चीज आप जो भी खरीदते हो उसके जो प्राइस में जो कैलकुलेट होता है, ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे जीएसटी। तो ये सारी चीजें जब हम लोग सब्सिडी इसमें से माइनस कर देते हैं। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी होती है वो डिस्काउंट एक तरीके से जो कि गवर्नमेंट देती है। क्यों देती है? ताकि आप काम कर पाओ। गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपका 50,000 का प्रॉफिट हुआ, आपका टैक्स बनता है 5,000, तो आप मुझे 5,000 ना देकर आप मुझे 3,500 ही दो। तो ये जो 1,500 रुपए जो गवर्नमेंट ने छोड़े, दैट इज योर सब्सिडी। कभी कभी सब्सिडी डायरेक्ट भी दी जाती है। भाई जो कोई नया इंसान है, काम करना चाहता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आप इस एरिया में काम करिए, हम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट की सब्सिडी देंगे। क्यों? टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। तो सब्सिडी तब भी दी जाती है। तो अगर हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस किया तो हमें क्या मिला? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मार्केट प्राइस से जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है फैक्टर इनकम। स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी एग्जाम में आपको मार्केट प्राइस के बेसिस पे तो डेटा मिलेगा, ये चीज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली ना देकर आपको ये इनडायरेक्टली दिया रहेगा। मतलब दोनों पॉइंट्स दे रहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। स्टूडेंट्स इसको माइनस कर देते हैं सिर्फ। ये मत करिएगा, ये बिल्कुल मत करिएगा। इसको पहले इससे माइनस करना है, तब जाकर जो निकलेगा आप तब इससे माइनस करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आपने इसी को माइनस कर दिया। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो दैट विल बी रॉन्ग। तो ये मत करिएगा, आप
सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस करेंगे, सब्सिडीज लिखने के बाद हमें मिलेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस का भी जो भी डेटा होगा उसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे तो हमें जो मिलेगा वो है आपका फैक्टर इनकम। सो ऐसे करके ही आप कैलकुलेशन करिएगा। इस पॉइंट को मत भूलिएगा कि कभी कभी अगर एग्जाम में आपका दिया है कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है और सब्सिडीज अलग करके दिया है तो आपको माइनस करना मस्ट है। विदाउट सब्ट्रैक्टिंग सब्सिडीज दिस पार्ट वोंट कम। Okay class, so we have studied market price, we have studied factor income, we have studied gross, we have studied the difference between net and gross। हम लोगों ने नेशनल इनकम का मीनिंग पढ़ा। इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने अपने नोट्स बना रहे हो ड्यूरिंग दिस लेक्चर। मैं फिर से कह रहा हूँ, वाइल viewing this lecture, while watching me, do prepare your notes, personal notes, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो, आपको लिखना जरूरी है, आपको ये सारी चीजें अपने भाषा में अपने नोट्स बनाना जरूरी है, विदाउट विच आप ऐसे नहीं पढ़ पाओगे इसको। इट्स अ वेरी टेक्निकल टॉपिक। आपने बिना नोट्स के अगर आपने सोचा कि सिर्फ वीडियो से ही काम चल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। ओके, थैंक यू क्लास।